सही हो जाए। देखा इधर आप कहोगे सर काजरी की स्थापना 1959 में हुई थी, सहयोग दो देशों ने किया था, एक का नाम था रूस, अरे रूस नहीं था तो कौन सा था, तो ऑस्ट्रेलिया था। ऑस्ट्रेलिया के साथ एक बहुत बड़ा संगठन जुड़ा था जिसका नाम था यूनेस्को, इनके सहयोग से इसकी स्थापना की गई थी। अगला सवाल आपसे पूछा जाता है कि भारत में ये जो काजरी है इसका संचालन कौन कर रहा है। आप कहोगे सर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR इसका संचालन कर रही है। फिर आपसे सवाल पूछा जाता है काजरी के उपकेंद्र कितने हैं, तब आप कहोगे सर इनके उपकेंद्र है 5। कितने केंद्र है, 5 उपकेंद्र है। 5 उपकेंद्र कौन कौन से, तो आप कहोगे सर एक तो है पाली के अंदर, कहां पर, पाली के अंदर है, एक कहां पर है, बीकानेर के अंदर है, कहां पर है, बीकानेर के अंदर है, एक जैसलमेर के अंदर है, कहां पर है, जैसलमेर के अंदर, और एक कहां पर है, तो लद्दाख में है, और एक कहां पर है, गुजरात में। गुजरात में भी कहां पर है, तो भुज में है। कहां पर है, भुज में है। ये भी आपको याद रखना है। सवाल आगे जा रहा है और सवाल घूमता घूमता आपकी नजरों के सामने एक और बना है, और क्या पूछा जाएगा, काजरी के उपकेंद्र 5 है। अब मुझे बताओ काजरी का पूरा नाम। मेरे भाई ये सवाल आपसे पूछा गया है, और पूरा नाम अगर आपसे पूछे, इंग्लिश वाला बहुत कम आता जाता है, हिंदी वाला पूछा जाता है। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान केंद्र, कभी भी पूछे तो आप क्या जवाब दोगे, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान केंद्र। और अनुसंधान केंद्र कहां पर है, आप कहोगे सर ये जोधपुर के अंदर है। अगला सवाल आपसे फिर पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है कि बताइए भाई इसका कार्य क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट ये बात है काजरी का क्या कार्य है, तब आप कहोगे सर इसका एक ही कार्य है, आप कहोगे वनों का विकास। किसका विकास, वनों का विकास, वन अर्ध शुष्क क्षेत्र के और शुष्क क्षेत्र के, ये भी आपको याद रखना है। हालांकि काजरी के उपकेंद्र में कृषि से रिलेटेड, पशुपालन से रिलेटेड, बागवानी से रिलेटेड, कृषि से रिलेटेड हर एक क्षेत्र में एक अच्छे अच्छे क्या होते हैं, अनुसंधान होते हैं, एनालिसिस होते हैं, याद रखना है। अगला सवाल देखिएगा, सवाल बहुत लाजवाब है और आंसर आपको बताना है। राजस्थान में अन्न का कटोरा किस जिले को कहा जाता है। अब राजस्थान का एक जिला जिसको हम लोग कहते हैं अन्न का कटोरा। अरे बताओ मेरे दोस्त, अन्न खाते हो आप लोग, और अन्न खाते हो और अन्न के कटोरे के बारे में आपको पता नहीं है, फिर तो ये बात होगी आंखें तो हैं लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है। बात वही है, तो आंसर बता देना है। राजस्थान का एक जिला, उस जिले को आप अन्न का कटोरा कहते हो, आखिर कौन सा जिला है। इतना अच्छा और इतना ही बढ़िया सवाल है। फिर इस जिले के बारे में हम कुछ ऐसी बातें पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट भी है। चलिएगा भाई, लक्षित कुमार, गुरलाल हंस, उसके बाद नितेश बैरवाल, लक्षित प्रहलाद, और कोई कोशिश करेगा जो इस सवाल के बारे में बता सकता है। अच्छा सवाल है और सबने एक जैसा आंसर दिया है, और एक जैसा आंसर देने का मतलब यह हुआ कि आपने कहा है सर नगरों का नगर जिसका नाम है गंगानगर। वेरी गुड। इधर देखिएगा, गंगानगर के बारे में याद रखना है कि सर इसको अन्न का कटोरा कहते हैं। अरे भाई अन्न का कटोरा कहते हैं, कुछ तो विशेष बात होगी, होगी बिल्कुल होगी। अगर आपसे पूछे इसका प्राचीन नाम क्या था, तो इसका प्राचीन नाम था रामनगर। क्या नाम था, रामनगर। अगर आपसे सवाल पूछे कि बताइए गंगानगर नाम किसने रखा था, इसका गंगानगर का नामकरण किया था लॉर्ड इरविन ने। किसने किया था, लॉर्ड इरविन आता है 1927 में। कितनी अच्छी बात है कि 1927 में बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने गंग नहर का निर्माण पूरा करवाने के बाद उद्घाटन के लिए लॉर्ड इरविन को बुलाया। लॉर्ड इरविन अपने राजस्थान में आएगा, और राजस्थान में आएगा और गंगानगर में आएगा, और यहां पर गंगा रामनगर का नाम क्या कर लेगा, गंगानगर कर लेगा। तो ये सवाल बड़ा अच्छा है कि देखिए लॉर्ड इरविन से रिलेटेड दो सवाल, एक तो गंग नहर का उद्घाटन, और एक इसने गंगानगर का नाम ही चेंज कर दिया। गंगानगर में क्या होता है सर्वाधिक, तो आप कहोगे गंगानगर को फलों की टोकरी कहते हैं। क्या कहते हैं, फलों की टोकरी, बास्केट ऑफ फ्रूट कहा जाता है। गंगानगर को क्या कहते हैं फलों की टोकरी के अलावा, तो क्या जवाब दोगे, आप कहोगे सर अन्न का कटोरा। सर्वाधिक उत्पादन, देखो गंगानगर में सर्वाधिक उत्पादन किस किस का होता है, तो आप क्या जवाब दोगे, आप कहोगे सर किन्नू गंगानगर में होता है। कहां पर, किन्नू। माल्टा कहां पर होता है, गंगानगर में होता है। और क्या होता है, खट्टे फल, खट्टे फल के प्रोडक्शन में कौन पहले नंबर है, गंगानगर। और राजस्थान में सबसे ज्यादा गेहूं का प्रोडक्शन कहां होता है, गंगानगर में। अब गंगानगर से सवाल और जुड़ते हैं, और क्या क्या सवाल जुड़ते हैं गंगानगर से अब आपको बता देते हैं। आपसे पूछा जाता है कि बताइए हमारे राजस्थान के अंदर पहला सुपर थर्मल पावर स्टेशन, तो राजस्थान का प्रथम, कितना अच्छा सवाल है,
राजस्थान का प्रथम सुपर थर्मल पावर स्टेशन, सुपर थर्मल पावर स्टेशन कहां पर है? आप कहोगे सर ये है सूरतगढ़ के अंदर। कौन से गढ़ में है? सूरतगढ़। लेकिन सूरतगढ़ आता तो गंगानगर में है ना मेरे प्यारे बंधु। अगला सवाल फिर देखो, आपसे सवाल पूछा जाता है कि बताइए कपास शोध केंद्र कहां पर है? तो राजस्थान में कपास का जो शोध केंद्र है वो भी आपका गंगानगर के अंदर है। आपसे सवाल पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है? राजस्थान में कर्क रेखा से सबसे दूर, कर्क रेखा से दूरी पर जिला कौन सा है? तो आप कहोगे सर गंगानगर है। फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा, और क्या पूछा जाएगा बताइए, क्या पूछा जाएगा? सबसे अच्छा सवाल आपसे पूछा जाता है कि बताइए राजस्थान के अंदर यांत्रिक कृषि फार्म कहां पर है? तो आप क्या जवाब देते हो? यांत्रिक कृषि फार्म। कितना अच्छा सवाल है। आप कहोगे सर ये जैतसर के अंदर है। कहां पर है? जैतसर में है। लेकिन इसकी स्थापना किसके सहयोग से की गई? तो इसकी सहयोग किया था कनाडा ने इसके स्थापना में। ये भी आपको याद रखना है। अच्छे अच्छे सवाल है, सवाल को गांठ बांध कर रख लो, क्या पता गांठ कभी भी खोली जा सकती है। आपसे सवाल पूछा जाता है राजस्थान में सर्वाधिक धूल भरी आंधियां, राजस्थान में सर्वाधिक धूल भरी आंधियां आती है वो किस जिले में आती है? तो आप कहते हो कि सर ये गंगानगर में आती है। आपसे फिर सवाल पूछा जाता है, और क्या पूछा जाता है? सबसे अच्छा सवाल, सवाल आपसे पूछा जाता है हरित क्रांति से सर्वाधिक लाभान्वित जिला। तो आप कहोगे सर हरित क्रांति से लाभान्वित, और वो भी राजस्थान में सर्वाधिक लाभान्वित जिला गंगानगर है। आपसे पूछा जाएगा सर्वाधिक नहरों द्वारा सिंचित जिला कौन सा है? तो आप कहोगे सर सर्वाधिक नहरों द्वारा जो सिंचित जिला है वो आपका कौन सा है? गंगानगर। अरे मेरे भाई, किसी जिले के अंदर इतनी सारी बेसिक स्ट्रक्चर वाली चीजें अगर लेके चलते हो ना, सवाल कभी गलत होता नहीं है। बस सवाल को समझना और सवाल को अच्छे से एक्सप्लेन करना आना चाहिए, यही सफलता का मूल मंत्र है। अगला सवाल देखिएगा, और अगला सवाल है ये वाला। क्या पूछा है भाई? सवाल पूछा है भाई राजस्थान में नई वन नीति की घोषणा कब हुई? राजस्थान के अंदर जो नई वन नीति है उस वन नीति के बारे में आपको बताना है। कितना अच्छा सवाल है। राजस्थान में वनों के बारे में बात की है, वन नीति के बारे में बात की है, तो मुझे आंसर बताइएगा। राजस्थान के अंदर आप लोग वन पढ़ते हैं, राजस्थान की जैव विविधता पढ़ते हैं, राजस्थान में आप लोग कृषि पढ़ते हैं, सब कुछ पढ़ते हैं, तो मुझे आंसर बताइएगा। बहुत प्यारा सा और बहुत अच्छा सा सवाल है। फिर इसके बारे में एक दो बातें करूंगा जो आपके एग्जाम में काम होगा भाई। एम.एस. स्वामीनाथन 27 सितंबर 2023 को निधन हो गया। चलिए सत सत नमन करते हुए आंसर बता दे मेरे भाई। चलिए चलिए, लक्षित कुमार राइट आंसर है 2010 में। बिल्कुल, देश का पहला राज्य राजस्थान है जिसमें वन नीति की स्थापना की गई। लेकिन अगर आपसे पूछे कि राजस्थान में वन खंड कितने हैं, तो आप क्या जवाब दोगे? सर राजस्थान में वन खंड है 29। कितने हैं? 29 राजस्थान में वन खंड है। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपसे एक सवाल पूछा जाता है, और क्या पूछा जाता है? राजस्थान के कुल कितने भौगोलिक क्षेत्रफल पर वन आवरण है? तो राजस्थान का वन आवरण पूछे तो आपको एक ही जवाब देना है कि सर राजस्थान का वन आवरण बहुत कम है। कितना है? तो आप कहोगे 7.42% है। तो टाइप ये है जो आपके एग्जाम में इस टाइप के सवाल सीधे सीधे आएंगे। जैसे एक सवाल आपसे पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है? राजस्थान में, राजस्थान का अभिलेखित वनों की दृष्टि से देश में कौन सा स्थान है? तो अभिलेखित वनों के हिसाब से राजस्थान का देश में 15वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 15वीं रैंक है। ये भी आपको याद रखनी पड़ेगी। राजस्थान के अंदर एक सवाल पूछा जाता है वृक्षावरण कितना है? प्रतिशत में नहीं पूछकर सीधा पूछे तो राजस्थान का भौगोलिक वृक्षावरण मेरे हिसाब से 8,733 किलोमीटर हो सकता है, और आई थिंक यही है, ज्यादा टेंशन लेना नहीं है। ठीक है, अगला सवाल आप लोगों से ये पूछा जाता है कि राजस्थान के अंदर वनावरण कितना? 7.42%। वृक्षावरण कितना? ये इतना है। वनखंड कितने हैं? इतने हैं। और वन नीति 2010। अब आंसर बताइएगा, उड़न गिलहरियों के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन सा है? एक अभ्यारण्य है जो राजस्थान में उड़ने वाली गिलहरियों के लिए जाना जाता है। सीता माता, दर्रा, सरिस्का और केवला देव। आंसर बताओ।
बताइए बताइए, या तो सही या गलत, टेंशन नहीं लेना कि क्या होगा, वही होगा जो बाद में एग्जाम में पहले पढ़ेंगे वही होगा, है ना। एग्जाम में जितना पढ़ के जाओगे वही होगा, टेंशन में नहीं लेना है। तो राजस्थान के अंदर एक अभ्यारण्य है जिसमें उड़ने वाली गिलहरियां पाई जाती है। अब आंसर आपको बताना है, राजस्थान में उड़ने वाली गिलहरियां किस अभ्यारण्य में पाई जाती है। और यहां पर आपने कहा है कि सर ए ऑप्शन कर लो, बिल्कुल ए ऑप्शन करूंगा, क्योंकि राजस्थान का एक अभ्यारण्य है सीता माता अभ्यारण्य। सीता माता अभ्यारण्य कौन से जिले में है? प्रतापगढ़ के अंदर है। आपको पता होना चाहिए, ये जो उड़न गिलहरियां हैं इनको यूबले फेरिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यूबले फेरिस भी कहा जाता है, और स्थानीय भाषा में ये लोग क्या कहते हैं? इसको मसोवा कहते हैं। आपको पता होगा, आपसे एक सवाल पूछा जाता है, राजस्थान में सर्वाधिक औषधीय पादप कौन से अभ्यारण्य में मिलते हैं? तो आप क्या जवाब दोगे? आप कहोगे सर यहीं पर पाए जाते हैं। अब आपको पता होगा कि यहां पर क्या पाया जाता है, तो आप कहोगे सर यहां पर एंटीलोप प्रजाति के क्या पाया जाता है? एंटीलोप प्रजाति का जांघिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? जांगिल पाया जाता है। आपसे सवाल फिर पूछा जाएगा, और क्या पूछा जाएगा कि बताइए इसमें कौन सी नदी बहती है? तो आप कहोगे सर नदियां दो है, एक का नाम है जाखम और एक का नाम है करमोई। और सबसे बड़ी बात यह है, इसी अभ्यारण्य के अंदर एक बांध है और उस बांध का नाम है जाखम बांध। राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध जाखम बांध, जो किस अभ्यारण्य में है? आप कहोगे सीता माता अभ्यारण्य में है। सवाल और पूछा जाएगा, और क्या पूछा जाएगा? राजस्थान में चित्तल की मातृभूमि किसको कहते हैं? अरे दोस्त, चित्तल की मातृभूमि पूछे तो भी आप कहोगे सर यही है। अगला सवाल फिर आपसे पूछा जाएगा, इधर वाला तो पढ़ा ही है, अब इसको खींचकर आपके सामने लाता हूं सीता माता अभ्यारण्य के बारे में। कई बार आप लोगों से एक सवाल पूछा जाता है सीता माता अभ्यारण्य के बारे में कि सर्वाधिक जैव विविधता वाला अभ्यारण्य कौन सा है? तब आप कहोगे सर राजस्थान में सर्वाधिक जैव विविधता है ना, वो इसी अभ्यारण्य में पाई जाती है। राजस्थान में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। आपको पता होगा इसके अंदर क्या है, तो आप कहोगे सर इसके अंदर लव कुश नाम के क्या है? जल स्रोत है। क्या नाम है? लव कुश नाम के दो जल स्रोत है। ये भी आपको पता होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि सर यहाँ पर विश्व का सबसे छोटा बीज, विश्व का सबसे छोटा बीज वाला पादप पाया जाता है, और उस पादप का क्या नाम है? तो आप कहोगे सर आर्किड। तो यहाँ पर आर्किड से छोटा कोई पादप, कोई पेड़ है ही नहीं, वो यहाँ पर पेड़ पाया जाता है। आपसे सवाल पूछा जाता है, और क्या पूछा जाता है? राजस्थान में आडाहुला के नाम से प्रसिद्ध एक पक्षी है जिसका नाम है लोरीकीट पक्षी, और लोरीकीट पक्षी जिसको हम लोग आडाहुला कहते हैं, कौन से अभ्यारण्य में? सीता माता अभ्यारण्य के अंदर है। आपसे सवाल पूछा जाएगा राजस्थान में सागवान के वनों वाला एकमात्र अभ्यारण्य कौन सा है? तो राजस्थान में सागवानों के वनों का एकमात्र अभ्यारण्य है, वो भी सीता माता अभ्यारण्य है। ये भी आपको याद होना चाहिए। अरे मेरे दोस्त, पढ़ो तो ढंग से पढ़ो, और ऐसा पढ़ो कि कभी भी कोई भी एग्जाम जब देने के लिए जाओ ना, तो आपके दिमाग के सारे नर्वस सिस्टम मिलने चाहिए कि आंसर क्या जा रहा है और क्या जवाब देना है। अगला सवाल फिर देखिएगा। सवाल आपसे ये पूछा है, और क्या पूछा है मेरे भाई? सवाल पूछा है राजस्थान में प्रथम चीनी मिल कहाँ स्थापित की गई? राजस्थान में उद्योगों में आपने पढ़ा होगा कि चीनी उद्योग के बारे में तो बहुत तगड़े तगड़े सवाल आते हैं, आप लोगों से पूछे भी जाते हैं। तो बताइए राजस्थान में पहला चीनी का कारखाना चित्तौड़गढ़, भोपाल सागर, उदयपुर या सीकर? कौन बताएगा भाई? शारदा अहिर, शुभम पटेल, ममता, रंजीत कुमावत, उसके बाद सूर्य नागल, नितेश बैरवा, वेरी गुड, शारदा अहिर। चलिए चलिए चलिए, रंजीत कुमावत, प्रहलाद, उसके बाद महेंद्र सिंह। चलिए चलिए चलिए, आंसर इधर देखना है, और आंसर इसका है ये वाला। मुझे लगा आप लोग तगड़ा वाला आंसर दोगे, लेकिन आपका आंसर फेल होता जा रहा है। देखो इधर, राजस्थान के अंदर पहली चीनी मिल लगाई गई थी 1932 में, और इसका नाम क्या था? इसका क्या नाम था बताइए? ये कहां लगाई थी? भोपाल सागर, चित्तौड़गढ़ के अंदर। कैसी मिल थी ये?
तो आप कहोगे सर ये निजी मिल थी। क्या नाम था? निजी मिल थी। इसका मतलब ये हुआ, आपसे एक सवाल और पूछा जाएगा, राजस्थान में सहकारी चीनी मिल कहां पर है? आप कहोगे सर ये केशोराय पाटन के अंदर है। केशोराय पाटन कहां पर है? तो आप कहोगे सर बूंदी में है। कहां पर है? बूंदी में। सवाल यही नहीं रुक रहा है, आपसे पूछा जाएगा राजस्थान की पहली सरकारी कहूं या सार्वजनिक चीनी मिल कहूं, तब आप क्या कहोगे? आप कहोगे सर सार्वजनिक या चीनी मिल कहूंगा। तो इसका एक ही आंसर है और वो आंसर है ये वाला। कौन सा वाला आंसर है? ये वाला। क्या सवाल, क्या जवाब? अरे आप कहोगे सर द गंगानगर स्टेट शुगर मिल्स। ऐसे पढ़ोगे ना, कभी भी कोई भी सवाल गलत नहीं होता है। चारों ऑप्शन को पकड़ के बैठ लो खींच के, क्या सही और क्या गलत दिमाग में छपना चाहिए ये मैंने पढ़ा, और ये मेरा कॉन्फिडेंस बोलता है कि मैं सवाल को गलत नहीं करूंगा। सवाल की आंखों में आंखें डाल के सवाल को कहूंगा कि तू सही है और ये गलत है। तो अपने अंदर इतना कॉन्फिडेंस डेवलप करोगे ना, तब ये एग्जाम को क्रैक कर पाओगे, वरना लाखों की भीड़ में अपने आप को क्या करोगे, घुमा हुआ पाओगे। पता नहीं कहाँ बैठे हो आप लोग, लेकिन जितना दिमाग को अच्छे से तैयार करोगे, प्रिपेयर करोगे और हर एक सवाल को झेलने की हिम्मत रखोगे, तभी इस बेरोजगारी की भीड़ से बाहर निकल पाओगे मेरे दोस्त, वरना यहाँ तुम्हारा कोई नहीं है। आए जरूर हो इस दलदल में, यहाँ पर आप लोग आए अपनी मर्जी से हो, लेकिन जाओगे भी अपनी मर्जी से, लेकिन इस दलदल से निकलकर आपको दो तरह से जाना है। क्या इस कीचड़ में आपको क्या अपने पैर कीचड़ से साफ करके जाने या कीचड़ से भर के ही जाने? तो दोनों ऑप्शन है आपके पास में, बस तैयारी को इस हिसाब से करो कि अपना सवाल कभी गलत नहीं हो पाए। अगला सवाल है ये वाला। क्या पूछा है सवाल? वस्त्र निर्यातक शहर के नाम से कौन सा जाना जाता है? राजस्थान का एक शहर है जिसको वस्त्र निर्यातक शहर कहते हैं, यानी यहाँ पर वस्त्र खूब आते हैं, खूब जाते हैं, मतलब ये एक तरह से वस्त्र नगरी के नाम से भी जाना जा सकता है। चलिए आंसर बताइएगा भाई, बहुत तगड़ा सवाल है। एल के मंडल, जय भीम, उसके बाद शारदा अहिर, शुभम पटेल, महेंद्र सिंह, उसके बाद पांडे जी फ्रॉम भादरा। आंसर को पटको आप लोग, बस देखा जाएगा। जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। मायने ये नहीं रखता है कि आपका सवाल गलत है, मायने ये रखता है कि आपने सवाल का जवाब दिया है, चाहे गलत है या चाहे सही है। और अगर गलत सवाल का जवाब यहां दोगे ना, तो वो सवाल आपके दिमाग में हमेशा छपेगा कि नहीं, ये सवाल को मैंने पहले लाइव में क्या किया है, गलत किया है। इसीलिए कहता हूं कि हारा वही है जो लड़ा नहीं है। चलिए आंसर बताइए। साहस से बड़ा कोई चीज होता ही नहीं है, और अपने दिमाग से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। फटाफट अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करो और याद करो अपने दिमाग में पड़े हुए सारे सवालों को। उदयपुर, बीकानेर, भीलवाड़ा और जालोर, बताओ कौन बता सकता है इस सवाल का बढ़िया वाला आंसर? अनिल कुमार चौहान, गौरव यादव, एल के मंडल। कोशिश करो मेरे दोस्त, कोशिश ऐसी करो कि कोशिश से ही आप लोग कामयाबी की तरफ पहुंच पाओ। कोशिश करो, मैं बार बार कह रहा हूं, आंसर बताने की कोशिश करो और आप कोशिश कर रहे हैं। राजस्थान के अंदर वस्त्र निर्यातक नगरी के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है? बड़ा सिंपल सवाल पूछा है, और इस सवाल में अगर आप लोग फंसते हो कोई दिक्कत नहीं है, आंसर गलत हो रहा है लेकिन होने दो। वेरी गुड। तो कोशिश ये कहती है कि कोशिश सही है। वस्त्र निर्यातक नगरी भीलवाड़ा, वस्त्र नगरी भीलवाड़ा। टेक्सटाइल सिटी भीलवाड़ा, और वस्त्र नगरी टेक्सटाइल सिटी। और क्या बोलते हैं भाई इसको? अरे बताओ भाई, अब्रक नगरी, माइका सिटी। किसको कहते हैं? भीलवाड़ा को कहते हैं। किसको कहते हैं? भीलवाड़ा को कहते हैं। ये सारे भीलवाड़ा के उपनाम है। अब आपसे पूछा जाएगा भीलवाड़ा में सबसे ज्यादा क्या देखते हो? मोर। तो आंसर बताओ, भीलवाड़ा का शुभंकर क्या? तो आप कहोगे सर शुभंकर पूछा है, बिल्कुल। भीलवाड़ा का शुभंकर है मोर। क्या नाम है? मोर। आपसे पूछा जाता है मांडलगढ़ का किला कहां पर है? आप कहते हो भीलवाड़ा के अंदर है। कहां पर है? भीलवाड़ा के अंदर। आपसे वापस कुछ और सवाल पूछे जाते हैं भीलवाड़ा से रिलेटेड, जो आपसे पूछा जाता है।
राजस्थान में फट चित्रकला के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? आप कहते हो सर भीलवाड़ा जिला प्रसिद्ध है। आपसे पूछा जाता है बताइए हमारे राजस्थान के अंदर माणिक्यलाल वर्मा टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट कहां पर है? कितना अच्छा सवाल पूछा है। माणिक्यलाल वर्मा टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट, जवाब ऐसे आने चाहिए कि मजा आ जाए। भीलवाड़ा के अंदर। फिर आपसे सवाल पूछा जाता है बताइए भाई गंगाबाई का मंदिर कहां पर है? गंगाबाई का मंदिर, गंगाबाई की छतरी अलग है, गंगाबाई का मंदिर अलग है। आपसे फिर पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है, राजस्थान के अंदर अमरगढ़ की छतरियां कहां पर है? अमरगढ़ की छतरियां आप कहते हो कि श्री भीलवाड़ा के अंदर है। आपसे फिर सवाल पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है, बताइए भाई हमारे राजस्थान के अंदर एक ऐसा जिला है जिस जिले में कहते हैं प्रथम कृषि रेडियो स्टेशन लगाया गया, तो आप कहते हो प्रथम कृषि रेडियो स्टेशन लगाया गया था, वो भीलवाड़ा के अंदर लगाया गया था। फिर आपसे सवाल पूछा जाता है सर्वाधिक वनस्पति घी का उत्पादन कहां पर होता है? तो क्या जवाब देते हो? सर ये भीलवाड़ा के अंदर होता है। कहां पर होता है? भीलवाड़ा के अंदर। फिर आपसे सवाल पूछा जाता है राजस्थान में कौन सा जिला तांबे की मीनाकारी के लिए प्रसिद्ध है? तो आप क्या जवाब देते हो? सर भीलवाड़ा है। आपसे फिर सवाल पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है, तगड़ा वाला सवाल पूछा जाता है। बताइए मेरे हिसाब से इस सवाल के बारे में आप जानते हैं, और आपसे पूछा जाता है कि राजस्थान में एक नृत्य होता है जिसका नाम है नाहर नृत्य, कहां पर होता है? तो भीलवाड़ा में होता है। इस प्रकार के सवाल आपको पढ़ना होगा, आपके सवाल कभी गलत नहीं होंगे मेरे प्यारे दोस्त। अगले सवाल को देख के आंसर बताओ। राजस्थान की मरु गंगा किसे कहा गया है? इंदिरा गांधी नहर, बिसलपुर परियोजना, बिसल चंबल नदी या बनास नदी? इतना अच्छा, इतना बढ़िया, इतना लाजवाब सवाल है। मरुस्थल की गंगा पूछिए। अब मेरे हिसाब से तो मुझे आंसर बता देना चाहिए, लेकिन मैं कोशिश करूं कि आप लोग इसका पहले आंसर बता दो, फिर मैं इसका थोड़ा पोस्टमार्टम करूं, आपको बताऊं कि आप लोग क्या कर रहे हो और क्या पढ़ रहे हो और इसका आंसर क्या है। और अगर आपने आंसर बताया तो उस आंसर के इर्द गिर्द कितने सवाल बनते हैं वो भी हम लोग बात करेंगे। तो बताओ राजस्थान में मरुगंगा के नाम से किसको जाना जाता है? बहुत अच्छा सवाल है भाई, वाकई तगड़ा वाला सवाल है। लोड नहीं लेना है कि सर क्या है क्या नहीं है। चलिए 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 चलिए, कोशिश करी, बताइए। यहां पर आप लोगों को डरना नहीं है, बस आंसर बता देना है मुझे कि सर ये है। ए ऑप्शन वाले मुझे ज्यादा दिख रहे हैं, ए ऑप्शन मिल रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि आप सब सही है। IGNP यानी इंदिरा गांधी नहर परियोजना, ध्यान से सुनिएगा। सही, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। मरुस्थल की क्या कहते हैं? गंगा कहते हैं। मरुस्थल की स्वर्ण रेखा कहते हैं। इसकी कुल लंबाई पूछे तो आप क्या जवाब दोगे? 649 किलोमीटर। आपसे पूछा जाएगा IGNP का जो राजस्थान फीडर है उसकी लंबाई कितनी है, तो आप कहते हो 204 किलोमीटर। फिर अगला सवाल आपसे पूछा जाएगा इसका वास्तुकार कौन था? आप कहोगे सर इंजीनियर कंवर सेन। कौन था? इंजीनियर कंवर सेन था। क्या सवाल यही रुकेगा? नहीं, आगे जाएगा। देखो आगे ले जाते हैं, क्या कहता है सवाल। सवाल ये कहता है कि बताओ भाई इसका अंतिम बिंदु कौन सा है? क्या कहते हो आप लोग? सर गडरा रोड है, गडरा रोड। ये गडरा रोड बाड़मेर के अंदर है जो इसका अंतिम गंतव्य बिंदु है। अगला सवाल आपसे पूछा जाता है इसका उद्गम कहां से होता है? तो आप कहते हो सर इसका उद्गम होता है हरि के बैराज से। कहां से होता है? हरि के बैराज से होता है। आपसे फिर सवाल पूछा जाता है कि बताओ भाई ये जो बांध है इस बांध में कौन सी नदियों का पानी आता है? तब आप कहोगे सर इसमें 2 नदियों का पानी आता है, एक का नाम है सतलज और दूसरी का नाम है व्यास। फिर आपसे सवाल पूछा जाता है कि बताओ भाई इस नहर का नाम या इस नहर का उद्घाटन किसने किया था? तो इस नहर का शिलान्यास पूछे तो आप कहोगे सर वो क्या था? गोविंद वल्लभ पंत ने। किसने किया था?
गोविंद वल्लभ पंत उस समय क्या थे? तत्कालीन गृह मंत्री थे। लेकिन इसका शिलान्यास किसने किया था? बनकर तैयार हो गई, तब इसका शिलान्यास करने के लिए कौन आए थे? तो आप कहोगे सर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आए थे, जो भारत के उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। इन्हीं की याद में हम लोग शिक्षक दिवस मनाते हैं। आपसे फिर सवाल पूछा जाएगा, इसका इंदिरा गांधी नाम कब किया गया? इसका नाम इंदिरा गांधी नहर कब किया गया था? इंदिरा गांधी नहर का नाम कब दिया गया? 1984 यानी 1984 में दिया गया था। आपसे फिर सवाल पूछा जाता है कि बताओ भाई, ये जो नहर है, इस नहर का सबसे अच्छा और सबसे तगड़ा वाला सवाल आपसे पूछा जाता है कि इसकी कुल कितनी शाखाएं हैं? तो आईजीएनपी की शाखाएं हैं टोटल 9। टोटल कितनी ब्रांचेज है? 9 ब्रांचेज है, ये भी पता होना चाहिए। फिर अगला सवाल देखो भाई, अच्छा सवाल है, चलो कौन कौन बता सकता है? राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? भाई साहब क्या सवाल पूछा है, निर्वाचित मनोनीत, बताइए राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री। अच्छा सवाल है, सोच कर आंसर दो, या तो सही या गलत, ऐसे डरना नहीं है कि सर क्या होगा। हीरालाल शास्त्री, टीकाराम पालीवाल, अशोक गहलोत या वसुंधरा राजे, बताओ। 9 शाखा 100 फिल्टर, वेरी गुड। रोशनी ढाका, राहुल पुरोहित, पांडे जी भादरा, एल के मंडल, शारदा अहिर, वेरी गुड। इधर देखो, राजस्थान के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री थे टीकाराम पालीवाल, मनोनीत थे हीरालाल शास्त्री। लेकिन एक बात और पूछे कि अरे भाई तू बहुत ज्यादा पढ़ता है, हाँ सर पढ़ता तो हूं। तो अभी बता, राजस्थान का एकमात्र व्यक्ति जो निर्वाचित और मनोनीत दोनों में राजस्थान का सीएम रह चुका है, तो आप क्या जवाब दोगे? आप कहोगे सर एक ही व्यक्ति हुआ है अब तक, जिसका क्या नाम था? आप कहोगे सर जय नारायण व्यास। फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा, सर्वाधिक कार्यकाल किस सीएम का रहा था? तो आप कहोगे सर्वाधिक कार्यकाल रहा था सर एक ही व्यक्ति का, जिनका नाम था मोहनलाल सुखाड़िया। सवाल यही नहीं रुकेगा और जाएगा कि अच्छा भाई बताओ, राजस्थान में न्यूनतम कार्यकाल किसका रहा था? न्यूनतम कार्यकाल एक सीएम के पद पर या मुख्यमंत्री के रूप में, तो आप क्या कहोगे? सर हरिदेव जोशी का रहा था। हरिदेव जोशी राजस्थान के केवल और केवल 16 दिनों तक सीएम रहे थे, और मोहनलाल सुखाड़िया 17 वर्ष तक राजस्थान के सीएम रहे थे। फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा, प्रथम महिला सीएम कौन थी राजस्थान? आप कहोगे श्रीमती वसुंधरा राजे थी। कौन थी? वसुंधरा राजे थी। सवाल यही नहीं रुकेगा और आगे जाएगा, और क्या पूछा जाएगा, राजस्थान के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे, जो कांग्रेस पार्टी के नहीं थे, जो बाबू शाह के नाम से विख्यात थे, और राजस्थान के पहले व्यक्ति जो उपराष्ट्रपति भी रह चुके हैं? तो आप कहोगे सर भैरव सिंह शेखावत। सवाल अच्छे हैं, इस तरह से कंसेप्ट को पढ़ोगे ना तो सवाल कभी गलत होगा नहीं, और ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा अगर आप लोगों को लंबे समय तक चलना पड़ेगा। तो अगला सवाल देखो, मयूर ध्वज किस दुर्ग को कहा जाता है? राजस्थान का एक ऐसा किला है जिसको हम लोग मयूर ध्वज गढ़ कहते हैं। कौन सा किला है ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन है, कौन कौन बताएगा भाई? चलिए कोशिश करिएगा। शिवम ने डिटेल से काफी चीजें बताई कि सर हीरालाल शास्त्री निर्वाचित और मनोनीत दोनों, जय नारायण व्यास। चलिए 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 चलिए, शिवम, शुभम, राहुल, शारदा, रंजित, शिवम, और कौन है जो सही बताएगा भाई? वेरी गुड। चलिए चलिए चलिए, इधर देखिएगा, अभी करते हैं इसको सही। तो राजस्थान में एक किला है जिसका नाम है मेहरानगढ़। मेहरानगढ़ का किला कहां पर है? तो आप कहते हो सर ये जोधपुर के अंदर है। इस किले के बारे में आपको याद रखना कि इसका सर निर्माण हुआ था, इसका निर्माण करवाया था राव जोधा ने। लेकिन राव जोधा तो इसका निर्माण करवाते हैं, लेकिन इस किले की जो नींव रखी गई थी वो करणी माता ने अपने हाथों से रखी थी। अगर करणी माता ऑप्शन में नहीं आएगा तो करणी माता के बचपन का नाम आएगा रिद्धुबाई। राजस्थान का एकमात्र ऐसा किला है जिसमें जीवित समाधि दी गई है, और वो जीवित समाधि दी गई थी स्व इच्छा से, खुद की इच्छा से,
जिसका नाम था राजा राम मेघवाल। आपको पता होगा इस किले के बारे में मोस्टली सबसे अच्छे अच्छे सवाल क्या बनते हैं। इस किले के बारे में पूछा जाता है कि ये किला कौन सी पहाड़ी पर बना हुआ है। तो जिस पहाड़ी पर बना हुआ है उसका नाम है चिड़िया टूंक पहाड़ी। चिड़िया टूंक पहाड़ी पर बना हुआ है। फिर आपसे सवाल पूछा जाता है कि बताइए भाई, ये जो मेहरानगढ़ का किला बना हुआ है ना, इस मेहरानगढ़ में आप क्या देखते हो। तो आप कहते हो कि सर यहाँ पर हम लोग धन्ना भीमा की छतरी देखते हैं। तो आपसे पूछा जाता है धन्ना भीमा की छतरी कहाँ पर है। तो आप कहोगे सर मेहरानगढ़ में है, और इसी छतरी को हम लोग कहते हैं मामा भांजा की छतरी, 10 खंभों की है। फिर आपसे सवाल पूछा जाता है राजस्थान में अधूरी छतरी, अधूरी मस्जिद किस किले में है। इसी किले में अधूरी मस्जिद है, और इसी अधूरी मस्जिद को कहते हैं सूरी मस्जिद, क्योंकि शेर शाह सूरी इसका निर्माण करवा कर गया था। इस किले के बारे में याद रखना है कि सर ये जो किला है, इस किले में कुछ महल है। जैसे आपसे पूछा जाएगा कौन सा महल है, चौखलाऊ महल या चौखेलाऊ महल है। और इस चौखेलाऊ महल में आप कहोगे सर भित्ति चित्रकारी की गई है। भित्ति चित्रण, और भित्ति चित्रण भी किसका है, तो आप कहोगे सर रामायण के चित्र है इसमें। सवाल यहां भी नहीं रुकेगा, आगे जाएगा। आपसे पूछा जाएगा कि राजस्थान में तलहटी महल कहां पर है। इसी महल में, इसी महल के पास एक महल है जिसका नाम है फूल महल। आपसे पूछा जाता है कि राजस्थान में मान प्रकाश पुस्तकालय किस किले में है। आप कहते हो सर ये मेहरानगढ़ के किले में है। कौन से किले में है, मेहरानगढ़ किले में है। आपसे फिर पूछा जाता है चामुंडा माता का मंदिर, चामुंडा माता, नागणेची माता, इनके मंदिर कहां पर है, मेहरानगढ़ में है। फिर आपसे पूछा जाता है आनंद घंजी का मंदिर कहां पर है। आप कहते हो कि सर मेहरानगढ़ में। आपसे जल स्रोत पूछे जाएंगे, मेहरानगढ़ किले में जल स्रोत। आप कहोगे सर रानी सर, पदम सर, और कौन सा। तो आप कहोगे सर रानी सर, पदम सर के अलावा एक और है। कौन सा है बताइएगा, कोशिश करके बताइएगा। तो आपसे पूछा जाएगा राजस्थान के किस किले से होकर हाथी नहर निकलती है। तो आप कहोगे सर मेहरानगढ़ किले से। आपको पता होगा एक व्यक्ति है जिसका नाम है रुडयार्ड किपलिंग। रुडयार्ड किपलिंग ने पुस्तक लिखी थी जंगल बुक, और इस किले को देखने के बाद ये कहता है कि इस किले का निर्माण देवताओं और परियों ने अपने हाथों से किया होगा। इसकी सुंदरता को देखकर कहता है। अगला सवाल देखो मेरे प्यारे दोस्त, क्या कह रहा है सवाल। सवाल आपसे कह रहा है, और ये कह रहा है बताओ ढोला मारू किस चित्रकला शैली में निर्मित है। ढोला और मारू राजस्थान की किस चित्रकला के शैली के अंदर एक चित्र है, वो आपको बताना है। चलिए बीकानेर शैली है, मेवाड़ी शैली है, किशनगढ़ शैली है, जोधपुर शैली है। ढोला मारू का चित्र है वो किस चित्र शैली का है, फटाफट आंसर बताओ। देखते हैं सही करते हैं या गलत करते हैं। तो शिवम, शिवम के बाद में आराध्या, आराध्या से पहले शारदा, शिवम, उसके बाद में और भी दोस्त है जो आंसर बता रहे हैं। कौन कौन बताएगा। सबसे पहले तो क्लास अच्छी लग रही है आपको, और वाकई बहुत अच्छी लग रही है, तो आप क्लास को कर दो लाइक और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। दो काम तो आपको करने ही करने हैं। अगर आपको क्लास वाकई अच्छी लगती है और आप चाहते हो कि आपके साथ साथ औरों का भी कल्याण हो जाए, तो उस दोस्त तक, उस भाई तक, उस बहन तक, उस भाभी तक, उस देवर तक, जिसकी भी तैयारी करने वाला जो भी आपका प्रिय है, भेज दो कि पढ़ लो, काम आने वाली क्लास है। चलिए तो आंसर बताइए, आपके सामने है सवाल। ढोला मारू किस चित्रकला शैली में निर्मित है। कोशिश करके आंसर बताओ भाई। ढोला और मारू है ना, प्रेम कहानी भी है। ढोला और मारू होटल भी है। ढोला और मारू गीत भी है। और ढोला मारू तो आपको पता ही होगा, दो खतरनाक वाले ब्रांड आते हैं, एक लाल ढक्कन वाला आता है और एक ब्लू ढक्कन वाला भी आता है। चलिए 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 चलिए, तो यहां पर आपने कहा है कि सर ढोला मारू चित्र है वो जोधपुर शैली का है। कौन सी शैली का है, जोधपुर। लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा बताओ ढोला मारू, ढोला मारू चौपाई किसने लिखी। आप कहोगे सर ये लिखी थी कुशल लाभ ने। आपसे पूछा जाएगा ढोला मारू रादुआ किसने लिखा, तो आप कहोगे सर कवि कल्लोल ने लिखा था। फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा
आरटीडीसी द्वारा संचालित, राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन द्वारा संचालित ढोला मारू होटल कहां पर है? तो आप कहोगे सर ढोला मारू होटल है बीकानेर में। अब आपसे सवाल पूछा जाता है कि राजस्थान में ढोला मारू गीत कहां पर गाए जाते हैं? तो ढोला मारू गीत के बारे में आपको दो बातें याद रखनी है। एक तो याद रखना कि सर ये रजवाड़ी गीत है। कैसा गीत है? रजवाड़ी या महफिल वाला गीत है। और ये कहां पर गाया जाता है? तो राजस्थान में सिरोही में सबसे ज्यादा गाया जाता है। कहां पर गाया जाता है? सिरोही में। क्या बात है। तो अब आपसे पूछा जाएगा, देखो आपको पता होगा एक शुगर मिल है। शुगर मिल मतलब एक चीनी का कारखाना है, द गंगानगर स्टेट शुगर मिल, द गंगानगर स्टेट शुगर मिल्स का। और इस शुगर मिल्स की एक ब्रांच यानी एक शाखा है जो कहां पर है? मंडोर में। और यहां पर क्या बनती है? देसी शराब बनती है। मंडोर पुलिया के पास में है। मंडोर बाग गार्डन के थोड़ा सा 1 किलोमीटर या 500 मीटर दूर है। यहां पर मिलते हैं देसी पौवे। और उन पौवों का नाम भी क्या रखा? ढोला मारू। दो टाइप, एक आएगा आपका लाल ढक्कन। लाल ढक्कन मत पीना भाई, कहते हैं बहुत तेज होता है। और एक आता है ब्लू वाला ढक्कन, है ना। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि राजस्थान में द गंगानगर स्टेट शुगर मिल्स के द्वारा शराब, देसी शराब बनाने का कारखाना कहाँ है? तो आप कहोगे मंडोर में है। ठीक है, ब्रांड का नाम इतना नहीं पूछा जाता है ना भाई। ये देखो मुंह से पानी आ रहा है तुम लोगों के नाम लेते ही। अगला सवाल देखो, बेणेश्वर मेले का आयोजन कब होता है, कहाँ होता है? बताओ। राजस्थान में बेणेश्वर मेले का आयोजन कहाँ होता है? अब आंसर बताएगा भाई, कौन कौन बताएगा भाई? तारों में अकेला चांद जगमगाता है, मुश्किलों में अकेला इंसान डगमगाता है, हमें कांटों से घबराना नहीं चाहिए क्योंकि कांटों में ही गुलाब मुस्कुराता है। अब मुस्कुराते हुए चेहरे से आंसर भी बता दो मेरे भाई। चलिए 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 बताइएगा कौन कौन बता सकता है। अरे भाई धौलपुर में पौवे बनते हैं, दारू की गिलासें बनती है, सॉरी दारू की बोतलें बनती है, दारू के पौवे बनते हैं। उसका नाम है धौलपुर के अंदर जो ग्लास फैक्ट्री है ना कांच बनाने की, वो गंगानगर शुगर मिल्स के अंडर में है। और शराब जोधपुर में बनती है, वहां नहीं बनती है। चलिए भाई, चलिए 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 राइट आंसर आपको बताना है। गुरुजी आपको पढ़ाते हैं तो उनको नहीं पता होना चाहिए कहाँ पे क्या होता है। बेणेश्वर मेला डूंगरपुर में आयोजित होता है। अब देखो भाई बेणेश्वर मेले के बारे में मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा। नवा टापरा गांव है राजस्थान के डूंगरपुर जिले में। और नवा टापरा गांव के अंदर एक नदी है, यहाँ पर त्रिवेणी संगम होता है। और यहाँ पर त्रिवेणी संगम होता है 3 नदियों का। किस किस का होता है? तो आप कहोगे सर 3 नदियां एक साथ आ रही है, सोम, माही और जाखम। फिर आपको याद रखना है कि सर यहाँ पर मेला लगता है। अब आपसे पूछा जाता है मेला कब लगता है? आप कहते हो सर माघ पूर्णिमा को लगता है। इस माघ पूर्णिमा वाले मेले को क्या कहते हैं? तो आप कहोगे सर इसी को हम लोग कहते हैं आदिवासियों का कुंभ। आदिवासियों का क्या कहते हैं? कुंभ कहते हैं। और क्या कहते हैं? आप कहोगे सर वागड़ का कुंभ कहते हैं। और क्या कहते हैं वागड़ के कुंभ के अलावा? आप कहोगे सर दक्षिणी राजस्थान का कुंभ कहते हैं। और इसको कहते हैं भीलों का कुंभ। किसका कुंभ कहते हैं? भीलों का कुंभ। अब आप कहोगे सर यहाँ पर क्या होता है? तो आपसे अगला सवाल पूछा जाए, बेणेश्वर धाम के संस्थापक कौन थे? बेणेश्वर धाम के संस्थापक कौन थे? आप कहोगे संत माव जी थे। सर आपको पता होना चाहिए संत माव जी थे। संत माव जी का जो जन्म हुआ था वो साबला गांव में हुआ था। पूछा गया सवाल है, साबला गांव राजस्थान के डूंगरपुर जिले में पड़ता है। संत माव जी का संबंध निष्कलंक संप्रदाय से था। निष्कलंकी संप्रदाय भगवान कृष्ण की ज्यादा पूजा करता है। आपको पता होना चाहिए बेणेश्वर के अंदर इन्होंने एक ग्रंथ भी लिखा था और इनके ग्रंथ का नाम था चौपड़ा। हालांकि चौपड़ा केवल और केवल दीपावली के दिन ही पढ़ा जाता है, लिखा जाता है, खोला जाता है। और बेणेश्वर धाम विश्व का एकमात्र ऐसा धाम है जहाँ पर खंडित शिवलिंग की क्या होती है? पूजा होती है। खंडित शिवलिंग की पूजा होती है और एकमात्र ऐसा स्थान है पूरे भारत में ही
ठीक है, तो इस टाइप के सवाल भी आपको याद रखने हैं ना। अगला सवाल देखिए, और अगला सवाल है ये, क्या कह रहा है सवाल, चलो आंसर बताओ भाई, आपको ही बताना है। फतेहपुर सीकरी में अकबर से भेंट करने वाले कौन थे? फतेहपुर सीकरी में इनकी भेंट यानी मुलाकात होती है अकबर से। अब इनकी अकबर से जब मुलाकात हुई थी तो ये थे कौन जो अकबर से मुलाकात करते हैं भाई? अब आंसर ये तो आप लोग बता ही सकते हो। मैं कोशिश करता हूं कि आप लोगों को एक एक सवाल को अच्छे से समझा दूं, और मेरी यही कोशिश रहती है कि सवाल को इस तरह से आप लोग पढ़ें, इस तरह से तैयार करें कि इस क्लास को देखने के बाद आपको कम से कम जो सवाल आपने देखा है उस सवाल के बारे में कोई भी किताब देखो, कोई भी नोट्स देखो, किसी भी क्लास में जाओ तो आपको उससे ज़्यादा उस क्लास में या उसी चीज़ में वो सारी चीज़ें नहीं देखनी पड़े जो एक बार देखने के बाद दूसरी बार देखनी पड़ती है ना। एक साथ वन टाइम में ही अपने क्या करना है, कवर कर लेना है। चलो अब आंसर आप लोग बता ही दो। बहुत अच्छा सवाल भी और बहुत तगड़ा सवाल भी है, उम्मीद है कि आप लोग बता ही सकते हो। राजस्थान के संत और संप्रदाय अगर आपने ढंग से पढ़े तो बताओ, कबीर है, गुरु नानक है, दादू दयाल है, कौन बता सकता है? राजस्थान के संत और संप्रदायों से रिलेटेड सवाल पूछा है, बताओ 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 बताओ, फिर मैं इसके बारे में अच्छी अच्छी बातें बताऊंगा आप लोगों को। अब आप कह रहे हैं कि सर राइट आंसर है संत दादू दयाल। अरे भाई 1585 में भगवान दास कहाँ था रे मेरे भाई? मान सिंह था। कौन था? मान सिंह। अगला सवाल है और इस सवाल का जवाब देखो, दादू दयाल। दादू दयाल को राजस्थान का कबीर कहते हैं। राजस्थान का क्या कहते हैं? कबीर। दादू दयाल के बारे में आपको याद रखना है कि दादू दयाल का जन्म तो अहमदाबाद में हुआ था, अहमदाबाद में। दादू दयाल के बारे में आपको याद रखना है कि सर ये जो दादू दयाल जी थे, इनके बारे में मोस्टली जो सबसे अच्छा और सबसे शानदार सवाल ये बनता है कि इनकी जो प्रधान पीठ है वो आपसे पूछे तो आप कहोगे सर दुद्दू के अंदर है, लेकिन इनकी समाधि आपसे पूछे तो आप कहोगे सर नारायणा के अंदर है। नारायणा जयपुर ग्रामीण में है, दुद्दू खुद जिला है। फिर आपसे सवाल पूछा जाता है कि इन्होंने अपने उपदेश कौन सी भाषा में दिए थे? आप कहते हो सर ढूंढाड़ी भाषा में दिए थे, लेकिन कई बार ढूंढाड़ी की जगह अगर सदुकड़ी दिया हुआ हो तो ये भी सही कर लेना। इनके कुल शिष्य कितने थे तो आप क्या जवाब दोगे? 152। और अगर पूछे दादू के प्रमुख शिष्य कितने थे तो आप कहते हो सर 52। और इन 52 को क्या कहा जाता है? दादू के 52 स्तंभ कहा जाता है। क्या दादू यहीं से खत्म हो जाता है? दादू की शुरुआत ही यहीं से होती है। सवाल क्या बनता है दादू दयाल के बारे में? देखो, दादू से कनेक्ट होता हुआ आपसे एक सवाल पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है कि बताओ भाई दादू दयाल का जो मेला कब लगता है? दादू पंथियों का मेला कब लगता है? तो आप कहते हो कि सर फाल्गुन शुक्ल अष्टमी के दिन लगता है। फाल्गुन का महीना है और मेरे हिसाब से शुक्ल पक्ष की अष्टमी है, और इसी दिन इनका क्या लगता है? मेला लगता है। अब आपसे सवाल पूछा जाता है दादू के गुरु कौन थे? तो इनके गुरु का नाम था वृद्धानंद जी। वृद्धानंद जी को हम लोग बुड्ढन जी भी कहते हैं। फिर आपसे पूछा जाता है कि दादू जी के ग्रंथ का नाम बताओ। आप क्या होते हो? दादू जी री वाणी। फिर कहते हो सर इसका एक और आंसर है काया बेली। कौन सी बेली? काया बेली। और क्या है? तो आप कहते हो दादू जी रा दुआ। दादू की रचनाएं हैं। आपसे फिर सवाल पूछा जाता है कि बताओ भाई दादू दयाल में जो सत्संग स्थल होता है ना दादू पंथ में, सत्संग स्थल को क्या कहते हैं? अलख दरीबा कहते हैं। क्या कहते हैं? अलख दरीबा। अगर कोई आदमी दादू पंथ में है और उसका किसी दूसरे दादू पंथी से अपने ही अनुयायियों से क्या होता है, अगर आमना सामना होता है तो ये एक दूसरे का अभिवादन किस शब्द से करते हैं? तो दादू पंथी लोग अभिवादन करते हैं सत्य राम, यानी राम का नाम क्या है? सत्य है। सतराम या सत्य राम कहते हैं। ये भी आपको याद रखना है। आपसे सवाल ये पूछा जाता है, सबसे अच्छा सवाल पूछा जाता है कि बताओ आगे जाकर दादू पंथ कितने भागों में विभाजित हो गया? तो आगे जाकर दादू पंथ है वो 5 भागों में क्या हो गया था? विभाजित हो गया था। 5 भागों में विभाजित हो गया, जिसमें एक खाकी था, एक स्थानधारी था, 5 भाग में विभाजित, है ना। तो ये सारी चीजें याद रखनी है। कॉमन सवाल है जो परीक्षा में आते हैं, आपसे पूछे जाते हैं। अगला सवाल है ये, चलो आंसर बताओ।
विष्णोई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे भाई साहब? कल परसों ही जबरदस्त वाला मेला था। चलो बताओ, विष्णोई संप्रदाय के प्रवर्तक जशनाथ जी थे, जाम्बो जी थे, संत पीपा जी थे या संत रज्जब जी थे? आंसर सबको बताना है, कोई गलत नहीं बताएगा। उम्मीद है कि सबके सब इसमें सही करके ही आएंगे। चलिए चलिए चलिए, खालसा वीरत कहाँ, नागा खाकी उतरा दे, सारे सही है भाई। शारदा हीर, भाई साहब तगड़ा नॉलेज है भाई आप लोगों का, मानना पड़ेगा। चलो आंसर बता दो। विष्णोई संप्रदाय के प्रवर्तक पूछा है, कोई गलत नहीं बताएगा, सबको सही बताना है। सबको क्या बताना है? सही बताना, और ऐसा बताना है, ऐसा बताना है कि आदमी सामने वाला सोचने को मजबूर हो जाएगी। भाई साहब जी आंसर दिया है तो तगड़ा दिया है, और ऐसा दिया है कि मुंह ही बंद करवा दिया है। चलो चलो चलो, अब आपके सवाल को खत्म करते हैं। यहां से हम लोग पोस्टमार्टम। जाम्बो जी जन्म कहां पर हुआ था? सर पिप्पा सर में हुआ था। पिप्पा सर कौन से जिले में आता है? आप कहते हो नागौर में आता है। जिस दिन जन्म हुआ उस दिन क्या तिथि थी? आप कहते हो कि सर भाद्रपद कृष्ण अष्टमी। यानी मतलब क्या कहना चाहते हो? सर जन्माष्टमी के दिन इनका जन्म हुआ था। अच्छा अच्छा, पिता का क्या नाम था? तो आप क्या जवाब देते हो? और माता का क्या नाम था? माता का क्या नाम था और पिता का क्या नाम था जाम्बो जी के? बड़ा अच्छा सवाल है, क्योंकि इनका जन्म ऐसा कहा जाता है कि पंवार गोत्र के राजपूत परिवार में हुआ था, और इनके पिता का नाम था लोहट जी और माता का नाम था हंसा। क्या नाम था? हंसा था। तो पिता का नाम था लोहट जी, माता का नाम था हंसा देवी। फिर आपसे सवाल पूछा जाता है, जाम्बो जी के गुरु का क्या नाम था? आप कहते हो गोरखनाथ। फिर आपसे सवाल पूछा जाता है जाम्बो जी के बारे में, बताओ भाई उपनाम क्या है? तो कहते हैं कि सर इनको विष्णु का अवतार मानते हैं। और क्या कहा जाता है? बहुत कम बोलते थे, कम बोलते थे, इसलिए इनको गूंगा गैला कहते थे, और इनको पर्यावरण का वैज्ञानिक कहते थे। पर्यावरण वैज्ञानिक। अब आपसे वापस पूछा जाता है जाम्बो जी के बारे में कि जाम्बो जी ने क्या क्या किया था। तो आपसे पूछा जाएगा, और क्या पूछा जाएगा कि जाम्बो जी ने ग्रंथ लिखे थे। क्या लिखे? अच्छा, इनके बचपन का नाम मैंने लिखा है क्या? अच्छा, बचपन का नाम था इनका धनराज। अच्छे सवाल बनते हैं। ओके सर, धनराज लिख दिया। और क्या पूछा जाएगा? अच्छा बताओ भाई इनके बारे में कि इन्होंने कौन कौन से ग्रंथ लिखे थे। 120 शब्दवाणी लिखा है कि नहीं लिखा है? लिखी है। जंब संहिता लिखी है कि नहीं लिखी है? लिखी है। जंब सार क्या लिखी है? जंब सार, जंब संहिता, जंब सार, और क्या लिखा? विष्णोई धर्म प्रकाश। विष्णोई धर्म प्रकाश, ये सब इन्हीं के ग्रंथ है। फिर आपसे पूछा जाता है जाम्बो जी के बारे में, और क्या पूछा जाता है कि बताओ भाई जाम्बो जी ने जहां जहां पर उपदेश दिए थे उनके उपदेश स्थल को क्या कहा गया? तो आप कहते हो सांतरी। जाम्बो जी ने जो अनुयायियों को, अपने अनुयायियों को हाथ में जल दिया था, उस जल का क्या नाम था जिसको हम लोग अभिमंत्रित जल कहते हैं? तो आप कहते हो पाहल। फिर आपसे पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है कि बताओ भाई जाम्बो जी के बारे में सबसे अच्छा सवाल यह है कि इन्होंने बिश्नोई पंथ की स्थापना कब की? तो आप कहोगे सर 1485, बीकानेर। बीकानेर के अंदर एक जगह पड़ती है धोक धोरा, और धोक धोरा में इन्होंने कौन से पंथ की स्थापना की थी? विश्नोई पंथ की स्थापना नाइट, अच्छा इस समय हुई थी। अच्छा, इनके समकालीन सुल्तान कौन था? इनके समकालीन सुल्तान जो इनसे मिलने के लिए आया था, और उनका नाम था सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने कहा कि गुरु क्या करूं आप बताइए मुझे। तो गुरु ने कहा एक तो गौ हत्या पर रोक लगा, और एक हरे वृक्षों की कटाई पर रोक लगा। तो दोनों पर क्या लगाई थी? रोक लगाई थी। बिल्कुल विष्णोई नीले वस्त्र नहीं पहनते हैं, सही बात है। अगला सवाल देखो, लोक देवता तेजा जी का जन्म स्थान बताओ भाई। भाई साहब जी ये कल परसों की बात है,
आप लोगों ने जबरदस्त नारे लगाए थे। चलिए 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 बताइएगा। बहुत अच्छा सवाल है, सीधा सा जवाब देना है, ज्यादा लोड लेना नहीं है। लोड लेने से कुछ होना नहीं है और कुछ आना जाना नहीं है। चलिए कोशिश करके सही आंसर बताओ। राजस्थान के अंदर एक सिंपल सा सवाल, और सिंपल सा सवाल यह है कि तेजा जी का जन्म स्थान है कौन सा है, फटाफट बताओ। फिर मैं इसके बारे में एक नहीं, दो नहीं, तीन चार बातें ऐसी बताऊंगा जो आपके एग्जाम में आपके काम आएगी। और आएगी क्यों नहीं, जरूर आएगी। हाँ भाई, तो आपने आंसर बताया है कि सर जिनका जन्म कहां पर हुआ था, खरनाल के अंदर हुआ था, खरनाल नागौर में। जन्म कब हुआ, माघ शुक्ल चतुर्दशी के दिन हुआ था, खरनाल नागौर में। पिता का नाम था ताहड़ जी, माता का क्या नाम था, पिता का क्या नाम था इनके, माता का नाम था राज कुंवर, पिता का नाम आपको बताना है। गोत्र इनकी थी धौलिया। उपनाम, तेजा जी के उपनाम है कृषि कार्यों के उपकारक देवता, कृषि कार्यों के उपकारक देवता। और कौन से देवता, काला और बाला के देवता। और कौन से देवता, काला और बाला के देवता। और क्या कहोगे भाई, गौरक्षक देवता, धौलिया वीर कहते हैं इनको। अच्छा, घोड़ी का नाम बताओ, तेजा जी की घोड़ी कौन सी थी, घोड़ी का नाम था लीलन। लीलन ही आता है, श्रृंगारी तो बहुत कम मिलता है, लेकिन किताब में श्रृंगारी भी लिखा हुआ मिलता है। आपसे फिर सवाल पूछा जाता है प्रतीक क्या है, तो आप कहोगे सर प्रतीक है दल क्या है, आप कहोगे सर इनके प्रतीक में ये किस पर सवार है, घुड़सवार है। घुड़सवार का मतलब क्या हुआ कि तलवार धारी अश्वारोही, तलवार लिए हुए हैं, धारण की हुई है, अश्वारोही है, और जीभ पर क्या डस रहा है, नाग डस रहा है। आपसे सवाल पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है, बताइए भाई। तेजा जी के बारे में सबसे अच्छा और सबसे अच्छा सवाल है, इनके पुजारी को क्या कहते हैं, घोड़ला कहते हैं। तेजा जी के पुजारी को घोड़ला कहते हैं, तो तेजा जी के भजन के गीतों को क्या कहते हैं, अरे भाई इनके गीतों को कहा जाता है तेजा टेर। क्या कहा जाता है, तेजा टेर। अगला सवाल आपसे पूछा जाता है, 2011 में तेजा जी के ऊपर कौन सा टिकट जारी हुआ था, डाक टिकट जारी हुआ था। तेजा जी के बारे में पूछा जाता है आराध्य किस जाति के हैं, तो आराध्य हैं अपने राजस्थान में एक जनजाति है जिसका नाम है सहरिया जनजाति, यानी सहरिया जनजाति के आराध्य देव पूछे तो आप क्या कहोगे, सर ये हैं अपने कौन, तेजा जी। तेजा जी के बारे में आपसे सवाल पूछा जाएगा, और क्या पूछा जाएगा, तेजा जी पशु मेला कहाँ लगता है, तो आप कहोगे सर तेजा जी पशु मेला लगता है पर्वतसर में। लेकिन अगर आपसे पूछे तेजा जी का मेला कब लगता है, तो तेजा जी का मेला लगता है तेजा दशमी के दिन। अब आपसे पूछा जाएगा तेजा दशमी कब आती है, तो आप कहोगे सर भाद्रपद महीना होता है, शुक्ल पक्ष की जो दशमी होती है उसी को ही हम लोग कहते हैं तेजा दशमी। कौन सी दशमी कहते हैं, तेजा दशमी कहते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो मैंने आपसे सवाल पूछा था इनके पिता का नाम क्या था, और पिता के नाम में आप किसी का आंसर आया नहीं है, तो नहीं आया इसका मतलब ये हुआ कि इनके पिता का नाम था ताहड़ जी। क्या नाम था, ताहड़ जी। अगला सवाल देखो भाई, सवाल है ये वाला, क्या पूछा है, भारत की सरकार द्वारा घोषित राज्य की एकमात्र आदिम जनजाति है। भारत सरकार ने राजस्थान की एक जनजाति है, उस जनजाति को क्या कहा गया है, आदिम जनजाति, यानी प्रिमिटिव ट्राइबल्स का दर्जा दिया है। अब राजस्थान की प्रिमिटिव ट्राइबल्स में कौन सी जनजाति है, थोड़ा कोशिश करके आंसर बताओ, फिर हम इसके बारे में बात करते हैं। चार ऑप्शन है, भील है, सहरिया है, कथोड़ी है और डामोर है। कौन कौन बताएगा भाई, तो यहाँ पर किसी ने बताया नहीं है, इसका मतलब ये हो रहा है कि आप लोग पढ़ते नहीं हो, या फिर पढ़ते हो तो गलत तरीके से पढ़ रहे हो, सही नहीं पढ़ रहे हो आजकल,
है ना। बी बता रहे हैं सब के सब, क्या बता रहे हैं, बी में बता रहे हैं कि सर सहरिया जनजाति है, बिल्कुल सहरिया जनजाति है जो आदिम जनजाति में है। कौन सी जनजाति में, आदिम जनजाति, मतलब प्रिमिटिव ट्राइबल्स के अंदर ये जनजाति शामिल है। सहरिया जनजाति सर्वाधिक कहाँ निवास करती है, तो बारां में, लेकिन बारां में भी दो तहसीलें हैं, एक का नाम है शाहाबाद और एक का नाम है किशनगंज। तो शाहाबाद और किशनगंज के अंदर ये सबसे ज्यादा निवास करती है। आपको याद रखना है सहरिया जनजाति, सहरिया जनजाति में आपको याद रखना है कि सर इनके आदि पुरुष कौन है। तो सहरिया जनजाति के आदि पुरुष है वाल्मीकि। कौन है भाई, वाल्मीकि है। आपको पता होना चाहिए इनके आराध्य देव कौन है। तो आप कहोगे सर इनके आराध्य देव है वो है अपने लोक देवता तेजाजी महाराज। तो ये तेजाजी को अपना क्या मानते हैं, आराध्य मानते हैं। सहरिया जनजाति के बारे में मोस्टली एक अच्छा सवाल ये पूछा जाता है, और क्या पूछा जाता है कि बताइए भाई सहरिया जनजाति की इनकी कुल देवी कौन सी माता है। तो कुल देवी में आप क्या कहोगे, सर इनकी कुल देवी है कोडिया माता। तो इधर देखो भाई कुल देवी है कोडिया माता। अब आपसे पूछा जाता है सहरिया जनजाति के बारे में, और क्या पूछा जाता है कि सहरिया जनजाति का कुंभ किसको कहते हैं। तो आप कहोगे सर सीताबाड़ी का मेला होता है। सीताबाड़ी का मेला जो कहाँ लगता है, बारां में लगता है। इसको क्या कहा जाता है, सहरिया जनजाति का कुंभ कहा जाता है। अब देखिए सहरिया जनजाति के बारे में आपसे फिर सवाल ये पूछा जाता है, और क्या पूछा जाता है बताइए भाई, सीताबाड़ी का मेला कब लगता है, ये नहीं बताया मैंने। तो ये देखो इधर लिख लेता हूँ, महीना होता है ज्येष्ठ, और ज्येष्ठ माह की जब अमावस्या आती है उस दिन इनका क्या लगता है, मेला लगता है। तो कुछ ऐसे फैक्ट वाली चीजें होती है जो आपको अपने दिमाग में रट लेनी है, गलत नहीं करनी है। फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा, और क्या पूछा जाएगा बताओ भाई, इसके इनका जो मेला है इनके अलावा इनके बारे में आपको ये याद रखना है। और क्या याद रखना है कि सर सहरिया जनजाति का मुखिया क्या कहलाता है। आप कहोगे सर सहरिया जनजाति का मुखिया कहलाता है कोतवाल में। क्या कहलाता है, कोतवाल कहलाता है। फिर आपसे सवाल पूछा जाता है कपिल धारा का मेला कहाँ लगता है। कपिल धारा का मेला लगता है बारां में। कहाँ लगता है, बारां में लगता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। आपसे सवाल पूछा जाता है कि सहरिया जनजाति के लोग दीपावली के दिन कौन सा गीत गाते हैं। तो आप कहते हो कि हीड़ गीत गाते हैं। कौन सा गीत, हीड़ गीत गाते हैं। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि जब वर्षा ऋतु आती है उस समय ये कौन सा गीत गाते हैं। तो आप कहते हो वर्षा ऋतु कहूँ, या फिर मैं कहूँगा मकर संक्रांति, ये ठीक रहेगा। मकर संक्रांति के दौरान ये कौन सा नृत्य करते हैं या कौन सा गीत गाते हैं। तब आप कहते हो कि सर ये लैंगी खेल खेलते हैं। कौन सा खेल खेलते हैं, लैंगी नृत्य करते हैं मकर संक्रांति के अवसर पर। ये भी आपको याद रखना है। तो आपको इस प्रकार के सवाल जब भी पूछे अपने दिमाग में सेट कर लेना है, और कभी भी कोई भी सवाल को सहरिया जनजाति से कनेक्ट करते हुए गलत नहीं करना है। अब भाई अगर अगला सवाल देखें, और अगला सवाल है ये वाला, क्या पूछा है, तिमड़िया शरीर के किस अंग का आभूषण है। भाई साहब लड़कियां होती है, लड़के होते हैं, बच्चे होते हैं, कौन पहनता है तिमड़िया, और तिमड़िया कौन से अंग का आभूषण है। अब आभूषण तो ऐसे ऐसे अंगों पर भी पहना जाता है जो घूंघट की आड़ में दिखते भी नहीं है, लेकिन फिर भी पहनने तो जाते हैं ना। चलिए आंसर बताइएगा, आभूषण के बारे में सवाल पूछा है। कोशिश करें कि आपका सवाल एकदम से सही हो जाए। पूछा क्या है, तिमड़िया आभूषण पूछा है भाई। चलिए 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 चलिए, तो एक आभूषण तिमड़िया, शरीर के किस अंग का आभूषण है तिमड़िया। अब यहाँ पर गलत नहीं करोगे भाई। आपने सवाल दिया है कि सर पैर में पहनते, भाई तू अपनी वाली को पैर में पहना देना, मैं अपनी वाली को कहूंगा तू गले में पहन। तो देखो तिमड़िया पहनते हैं गले में। कहाँ पर पहनते हैं, गले में। अब देखिए तिमड़िया गले में पहना जाता है, तो इसके अलावा और क्या क्या पर पहना, गले में पहना जाता है। तिमड़िया के अलावा एक होती है आड़। क्या होती है, आड़। आड़ के अलावा एक होती है चंपा कली। क्या होती है, चंपा कली। एक होती है हम्मेल। क्या होती है, हम्मेल। तो चंपा कली भी हो गई, हम्मेल भी हो गई, आड़ भी हो गई। एक होती है राम नमी या राम नामी भी कहते हैं। एक होती है तुलसी। क्या नाम होता है, तुलसी। एक देखो कंठी पर मोर बोले, ये कंठी भी कहाँ पर पहनते हैं,
गले में पहनते। एक ऐसा सूत्र है, उस सूत्र के लगने के बाद सारे सूत्र फेल हो जाएंगे, और सारे सूत्र फेल होने का मतलब ये हुआ कि ये होता है मंगल सूत्र। इस सूत्र के सामने बड़े बड़े सूत्र फेल हो जाते हैं, ये भी आपको पता होगा। इसके अलावा आपको पता होगा, आपसे फिर सवाल पूछे जाते हैं, बताओ भाई कौन सी माला, जब हार और माला की बात आए तो आप कहते ना, चाहे चंद्रहार हो, चाहे कोई भी माला हो, कंठमाला और मुक्त माला, ये सब गले में पहना जाता है। एक होती है खुंगाली, अब देखो खुंगाली होती है ना, ये खुंगाली। एक होती है हंसली, ये भी कहां पर पहनी जाती है, गले में पहनी जाती है। ठीक है, अब आपको पता होगा एक होती है ठुस्सी, ये भी कहां पर ठूस लेती है, गले में। ठुस्सी ठूस लेती है गले में। बजंटी या फिर बजट्टी, ये बजंटी के बारे में भी पूछे तो आप कहोगे सर ये बजट्टी है ना, ये भी कहां पर पहनी जाती है, गले में पहनी जाती है। फिर आपसे सवाल पूछा है कि ये झालरा बोलते ना, ये झालर, ये झालर गले का आभूषण होता है, झालरा, ये भी आपको पता होना चाहिए। देखो एक पहना देते हैं चैन, जब चैन पहना देने के बाद आदमी हो जाता है, उसका चैन खत्म हो जाता है। अब आपको पता होगा जब चैन खत्म होगा तो वो गले में क्या पहनेगा, मादलिया पहनेगा। तो ये देखो मादलिया भी कहां पर पहना जाता है, गले में पहना जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार के आभूषण आपको क्या रखना है, याद रखना है, अच्छे से याद रखना है। अगले सवाल को देखें। कांच पर हरे रंग की मीनाकारी क्या कहलाती है भाई, बताओ। कांच पर हरे रंग की जो मीनाकारी की जाती है उसको क्या कहते हैं। क्लास अच्छी लग रही है तो फटाफट क्लास को लाइक कर लो भाई। मटर माला भी गले में पहनते हैं, बिल्कुल सही बताया आपने। मोनू देव भैया, शिवम, मिस्टर देव राठौड़, प्रहलाद, शारदा अहिर, उसके बाद में कौन है भाई, राम स्वरूप, मधु प्रजापत, वेरी गुड, आराध्या, अन्वी, शारदा अहिर। अब देखो राइट आंसर इसका क्या है। कांच पर मीनाकारी की जाती है, थेवा कला कहलाती है। थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है, प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। इस कला को कौन सा टैग मिल चुका है, जीआई टैग मिल चुका है। इस कला के बारे में याद रखना, एक ही परिवार के पास है ये कला, नाथू जी सोनी का परिवार है, और एक ही परिवार है, और एक ही परिवार के 9 लोगों को या 9 सदस्यों को राष्ट्रपति पुरस्कार मिल चुका है। कौन सा पुरस्कार, राष्ट्रपति पुरस्कार मिल चुका है थेवा कला के लिए। ठीक है, ये आपको पता होगा, प्रतापगढ़ की है। अगला सवाल देखो, और अगला सवाल है ये क्या पूछा है कि विश्व का सबसे बड़ा चांदी का पात्र कहाँ रखा गया है। तो विश्व का चांदी का सबसे बड़ा पात्र, यानी एक बहुत बड़ी क्या है, टंकी जैसा एक पात्र बना हुआ है, कहाँ रखा गया है। तो क्या जवाब दोगे भाई, चलो 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 जवाब दो भाई। जवाब आए नहीं है, और जवाब आए नहीं है इसका मतलब ये है कि इसका राइट आंसर ये जा रहा है आपका राजस्थान के अंदर। विश्व का सबसे बड़ा चांदी का जो बंटन रखा गया है, सिटी पैलेस जयपुर में रखा गया है। क्या रखा गया है, जयपुर में रखा गया है। इसको किसने बनवाया था, तो आप कहोगे सर माधो सिंह ने बनवाया था। माधो सिंह कहते हैं कि एडवर्ड सप्तम के दरबार में भाग लेने के लिए, उनके राज्याभिषेक में भाग लेने के लिए ब्रिटेन गए, तभी सिटी पैलेस के अंदर रखे इसमें चांदी के पात्रों में क्या लेकर गए थे, गंगा जल लेकर गए थे। ठीक है, ये भी पता होना चाहिए। ओलंपिया नामक जहाज में गए थे वो। अगला सवाल है ये वाला, चलिए आंसर बताइएगा। वंश भास्कर के रचयिता कौन है। एक ग्रंथ है जिसका नाम है वंश भास्कर, और वंश भास्कर को किसने लिखा था ये आपको बताना है। पहला है सूर्यमल मिश्रण, दूसरा अंबिका दत्त, तीसरा विजय सिंह, और चौथा है गौरी शंकर। मायड़ेड़ा पूत जने के दाता के सूर, नित्य रही जे बांधड़ी मती गवाई जे नूर। तो राइट आंसर है इसका कौन सा, सूर्यमल मिश्रण। सूर्यमल मिश्रण के बारे में याद रखना है, इनका जन्म हुआ था हरना गांव में। ये हरना गांव कहां पर पड़ता है, तो आप कहोगे सर ये बूंदी में पड़ता है। सवाल आपसे पूछा जाएगा ये किसके दरबारी थे, तो आप कहोगे सर ये दरबारी थे, बूंदी के एक राजा थे जिनका नाम था महाराव राम सिंह। महाराव राम सिंह के ये दरबारी थे। और आपको ये भी पता होगा कि इनकी जो रचनाएं हैं उनसे पहले इनके उपनाम याद रखना। इनके उपनाम है, इनको कहा जाता है वीर रसावतार। वीर रसावतार इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी रचना में वीर रस का ज्यादा प्रयोग हुआ है, वीरता का ज्यादा प्रयोग हुआ है। इनको राजस्थान के राज्य कवि का दर्जा प्राप्त है। आपको पता होगा सूर्यमल मिश्रण की रचनाएं, इनकी रचनाएं तो बड़ी शानदार है। जैसे इन्होंने लिखा था वीर सतसई, वीर सतसई में इन्होंने वीरता के 700 दोहे लिखे थे। इन्होंने लिखा था राम रंजाट, क्या लिखा था, राम रंजाट लिखा था। इन्होंने लिखा था बलवंत विलास, क्या लिखा था,
बलवंत विलास लिखा था, इन्होंने लिखा था प्रताप चरित्र, इन्होंने लिखा था दुर्गादास चरित्र, इन्होंने लिखा था रूठी रानी। तो इनके बारे में आपको याद रखना है, कई बार पूछे जाते हैं इनके बारे में सवाल, है ना भाई। अगले सवाल को देखो, और अगला सवाल है ये वाला। क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक करो, इसमें कंजूसी नहीं। स्वतंत्रता से पूर्व राजस्थान में कुल कितनी रियासतें थी? 15, 17, 20, 19। तो जब हमें स्वतंत्रता मिली उस समय राजस्थान में कितनी क्या थी भाई, क्या थी क्या रियासतें? तो क्या जवाब होगा आपका? आप कहोगे सर राजस्थान में रियासतें थी 19, लेकिन आपको पता होगा राजस्थान में 19 रियासतें कौन कौन सी थी? आप कहोगे सर 19 रियासतें कुल थी, 19 में से आपको याद रखना है कि सर राजस्थान में 16 जगह पर राजपूत रियासतें थी। तो आपसे पूछे स्वतंत्रता के समय राजपूत रियासतें कितनी थी? आप कहोगे सर 16 थी। आपसे पूछा जाएगा दो कैसी रियासतें, एक कैसी रियासत थी? एक थी मुस्लिम रियासत। एक कैसी रियासत थी? मुस्लिम रियासत। अगर आपसे पूछे राजस्थान में एकमात्र मुस्लिम रियासत कौन सी थी, तो आप कहोगे सर टोंक थी। कौन सी थी? टोंक। अमीर खान पिंडारी ने स्थापित की थी। और आपको पता होगा राजस्थान में 2 जाट रियासतें थी। कितनी रियासतें थी? 2 जाट रियासतें थी। और कौन कौन सी थी? तो आप क्या जवाब दोगे? आप कहोगे सर भरतपुर और धौलपुर। राजस्थान में 2 जाट रियासतें थी। फिर आपसे सवाल पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है कि राजस्थान में ठिकाने कितने थे? तो आप कहोगे सर राजस्थान में ठिकाने थे 3। कितने थे? ठिकाने थे 3। अब ये 3 ठिकाने कौन कौन से थे? तो क्या जवाब दोगे? तो 3 ठिकाने भी आपको याद रखने, यहाँ लिख लेते हैं 3 ठिकाने। आप कहोगे सर एक का नाम था लावा, ये देखो लावा। लावा के अलावा एक था जिसका नाम था नीम राणा, ये लो नीम राणा। इसके अलावा कौन सा था? तो आप क्या जवाब दोगे? लावा था, नीम राणा था, और एक और था जिसका नाम था कौन सा गढ़? कुशलगढ़। अब सवाल और आगे जाएगा और आपसे पूछा जाएगा राजस्थान में एक केंद्र शासित प्रदेश भी था, और ये केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था? तो आप कहोगे सर ये केंद्र शासित प्रदेश था अजमेर मेरवाड़ा। तो इस तरह से अगर किसी सवाल को पढ़ते हैं तो सवाल काहे गलत होगा? कभी भी गलत नहीं होगा। पूछा क्या? एकीकरण से रिलेटेड कनेक्ट करते हुए बताया गया है। अब सबसे बड़ी जोधपुर थी, ये बात सही है। सबसे छोटी शाहपुरा थी। बाण माता किस राजघराने से संबंधित है? राजस्थान की लोक देवियों में बाण माता है। और बाण माता किस वंश की कुल देवी है? बस इतना सा सिंपल सा सीधा सा सवाल है। अब ये सवाल कई बार पूछा भी जाता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, कई बार आते हुए सवाल को भूल जाते हैं। और आते हुए सवाल को भूलने का मतलब ये होता है कि हमने अपने सवाल की टाई टाई फिस फिस करवा दी है। चलिए बताइए, सवाल इतना अच्छा, इतना लाजवाब, उतना ही बेहतरीन आप लोगों से पूछा गया है। राजस्थान के अंदर विभिन्न राजवंशों की कुल देवी पूछी जाती है। कोशिश करें कि आपकी आपका सवाल ही सही हो जाए। इतना टफ नहीं है जितना आपने सोचा है। तो यहाँ पर आपने कहा है कि सर मेवाड़, बिल्कुल मेवाड़ के अंदर गुहिल वंश की कुल देवी है। गुहिल वंश की, कौन सी कुल वंश? गुहिल या सिसोदिया वंश की कुल देवी है ये वाली। अगर आपसे पूछा जाता मारवाड़ के शासकों की कुल देवी कौन सी है, तो आप कहते हैं कि सर नागनेची माता है। कौन सी माता है? नागनेची माता है। अगर आपसे पूछा जाता जयपुर के शासकों की कुल देवी कौन सी है, तो जयपुर और अलवर के शासकों की एक ही कुल देवी है, और वो कौन सी माता है? तो आप क्या जवाब दोगे? आप जवाब क्या देते? आप कहते सर जमुआई माता है। कौन सी माता है? जमुआई माता। तो फिर मुझे ये बताओ, आपसे सवाल पूछा जाता कि राजस्थान में एक वंश है जिसका नाम है भाटी वंश, उसकी कुल देवी कौन सी माता है? तो आप क्या जवाब देते? आप कहते कि सर स्वांगिया माता है, जिनका भाला आधा मुड़ा हुआ है, स्वांगिया माता। फिर आपसे सवाल पूछा जाता, अच्छा इसके बारे में तो तूने बता दिया, तो फिर बताओ हमारे राजस्थान के अंदर एक माता है जिसको हम लोग कहते हैं जाटों की कुल देवी। भरतपुर के जाट वंश की कुल देवी कौन सी माता है? तो आप क्या कहते? आप कहते सर राजेश्वरी देवी। कौन सी माता? राजेश्वरी माता। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता था यादव वंश की कुल देवी कौन सी माता है, तो यादव वंश की कुल देवी अगर पूछे राजवंश में, तो आपको एक ही जवाब देना है, वो देना है सर केला देवी है। कौन सी देवी है? केला देवी है। तो फिर बताओ चौहानों की कुल देवी कौन सी माता है? तब आप कहते हो कि चौहान वंश की कुल देवी है शाकंभरी देवी। कौन सी माता है? शाकंभरी देवी। लेकिन अगर आपसे सवाल पूछा जाता, और क्या पूछा जाता, हाड़ा शासकों की कुल देवी बताओ, तो हाड़ा शासकों की कुल देवी के बारे में अगर पूछे तो आपसे क्या जवाब देते? हाड़ा वंश की कुल देवी।
तो एक ही जवाब देना है। आप कहोगे सर बदाना माता, बदाना माता का मंदिर है कोटा के अंदर। कहां पर है? बदाना माता का मंदिर है कोटा के अंदर। अगर आप लोगों से एक सवाल और पूछा जाता, और क्या पूछा जाता कि बताइए भाई, हमारे राजस्थान के अंदर ये जो राजवंश से संबंधित देवियां हैं, इनको याद रखना है, आराध्य देवी और कुल देवी दोनों अलग अलग होती है भाई। अगला सवाल देखिएगा, और अगला सवाल है ये वाला, रणकपुर के जैन मंदिर किस जिले में स्थित है? रणकपुर के जो जैन मंदिर है राजस्थान के कौन से जिले में है, ये आपको बताना है। आपसे बहुत तगड़ा सवाल पूछा है। अब राजस्थान में मंदिर स्थापत्य कला के बारे में सवाल पूछा है, तो आप लोग बता ही सकते हो। इतना गलत और इतना शानदार सवाल, गलत तो नहीं कहूंगा, सीधा सा सवाल है, ठीक है, तगड़ा वाला सवाल है। तो राजस्थान के अंदर एक मंदिर है, और उस मंदिर का क्या नाम है भाई? देलवाड़ा के जैन मंदिर। आपको पता होगा देलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, क्या का मंदिर है, कितने मंदिरों के समूह है? तो पहली बात तो आप कहोगे सर ये पाली में नहीं है, देलवाड़ा के जैन मंदिर है सिरोही के अंदर का, सॉरी, देलवाड़ा के जैन मंदिर पूछा है, देलवाड़ा है, अच्छा रणकपुर है, देलवाड़ा के नहीं पूछा है, रणकपुर के पूछा है ना, रणकपुर है, रणकपुर। चलो आंसर बताओ। राजस्थान के अंदर रणकपुर के जैन मंदिर के बारे में पूछा है, तो रणकपुर के जैन मंदिर राजस्थान में पाली में, मैंने देलवाड़ा देख लिया था, है ना। तो इधर देखिएगा, आप कहोगे सर ये किस जिले में? पाली जिले में। कौन से जिले में? पाली जिले में। आपसे पूछा जाएगा इनका निर्माण किसके काल में हुआ था, तो इनका निर्माण हुआ था जिस राजा के काल में, उसका नाम था राणा कुंभा। लेकिन आपसे सवाल ये पूछा जाएगा कि सवाल दूसरा भी है, सवाल आपसे पूछा जाता है कि बताओ रणकपुर के जैन मंदिरों का निर्माता कौन था, इस मंदिर का वास्तुकार कौन था, और ये जो मंदिर है ये कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है, और ये मंदिर है वो किसको समर्पित है। ये सवाल तो आपकी परीक्षा में कई बार पूछे जाते हैं। इस मंदिर के निर्माण में टोटल कौन से पत्थर का प्रयोग हुआ है, पत्थर के अलावा इस मंदिर में कौन से खंबे हैं, या कितने खंबे या कितने पिलर है, ये भी आपसे पूछा गया सवाल है। तो मुझे आंसर बताइएगा रणकपुर जैन मंदिर के बारे में। आपके सामने इतने सारे सवाल है, आपको जवाब देना है, और क्या जवाब देना है तो ध्यान से सुनिएगा। आप कहोगे सर इसका निर्माता था कौन? धरणक शाह। धरणक शाह इस मंदिर का निर्माण करवाता है। इस मंदिर का वास्तुकार था, उसका नाम था देपाक। फिर आपको पता होगा जिस नदी का नाम है उसका नाम है मदाई नदी। अब आपसे वापस सवाल पूछा गया है कि इस मंदिर के बारे में, इस मंदिर में कौन से पत्थर का प्रयोग हुआ है? संगमरमर का प्रयोग हुआ है। इस मंदिर में संगमरमर के अलावा 1444 खंबे हैं, उस पर निर्मित है। और आपको पता होगा इस मंदिर का उपनाम अगर आपसे पूछे तो आप कहोगे सर इस मंदिर को कहा जाता है खंबों का अजायब घर। खंबों का क्या कहा जाता है? अजायब घर कहा जाता है। लेकिन आपसे पूछा जाएगा राजस्थान का वह किला जिसको स्तंभों का वन कहा जाता है, तो इसी किले को, इसी मंदिर को क्या कहा जाता है? स्तंभों का वन कहा जाता है। बहुत अच्छे अच्छे सवाल है। अब आपको पता होगा इस मंदिर के बारे में सबसे अच्छा सवाल कि सर ये जो मंदिर है इस मंदिर में क्या है, तो आप कहोगे सर इस मंदिर में 24 तो मंडप है। 24 क्या बने हुए हैं? मंडप बने हुए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, आजकल अधीनस्थ बोर्ड ऐसे सवाल ज्यादा पूछता है, कितने शिखर है, तो आप कहोगे सर इस मंदिर में शिखर है 84। कितने शिखर है? 84 शिखर है। लेकिन समर्पित किसे है, मैंने आपको ये भी कहा था। तब आप क्या जवाब कहोगे? आप कहोगे सर ये जो भगवान आदिनाथ है ना, उनको समर्पित है, भगवान आदिनाथ को समर्पित है। अब आपको पता होगा मैंने उपनाम में एक नाम और नहीं बताया था, और वो कौन सा नाम नहीं बताया था? इसको स्तंभों का वन कहते हैं। इसी को एक और नाम से जाना जाता है। इसी मंदिर को त्रिलोक दीपक मंदिर कहा जाता है। तो राजस्थान में त्रिलोक दीपक मंदिर किसको कहा जाता है? तो आप कहोगे सर ये इसी को कहा जाता है, रणकपुर के जैन मंदिर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? रणकपुर के जैन मंदिर को कहा जाता है, त्रिलोक दीपक मंदिर कहा जाता है। और आपको पता होगा इसको साहित्य में नलिनी गुल्म विमान कहा गया है। तो इस प्रकार के सवाल है, और इस प्रकार के सवाल अच्छे अच्छे सवाल है भाई। अगला सवाल देखो, और अगला सवाल है ये, चलो आंसर बताओ क्या पूछा है। राजस्थान साहित्य अकादमी कहां पर है? राजस्थानी साहित्य अकादमी के बारे में सवाल पूछा है। आई होप आप लोग इसके बारे में बताओगे, क्योंकि आज ही मैंने इसके बारे में आपको 2-3 ऐसी बातें बताई है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से शायद काम हो। तो राजस्थानी साहित्य अकादमी के बारे में पूछा है, बताओ आपसे सवाल पूछा है, कहां पर है ये। फिर इसके बारे में कुछ अच्छी बातें करूंगा आप लोगों के सामने। कोशिश ऐसी करो कि सवाल आप सबका सही हो जाए, है ना। तो कौन कौन बताएगा राजस्थान साहित्य अकादमी के बारे में?
चलिएगा भाई, राजस्थानी साहित्य अकादमी आप लोगों से पूछा है और यहाँ पर आप लोगों का आंसर मुझे जबरदस्त वाला दिखा नहीं है। देखिए, राजस्थानी साहित्य अकादमी है उदयपुर में। कहाँ पर है? उदयपुर में। अब आपसे सवाल पूछा जाता है राजस्थानी साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई थी, तब आप क्या जवाब दोगे? देखो, इतना अच्छा सवाल है, साहित्य से रिलेटेड है, तो आप कहोगे सर 28 जनवरी के दिन इसकी स्थापना हुई थी। साल कौन सा था? तो आप कहोगे सर 1958 में। फिर आपसे सवाल, अगला सवाल पूछा जाता है राजस्थानी साहित्य अकादमी का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है, तो क्या जवाब दोगे? आप कहोगे सर सर्वोच्च पुरस्कार है, उसका नाम है मीरा पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार है? मीरा पुरस्कार है। तो फिर मुझे ये बताइएगा 2023-24 का मीरा पुरस्कार, 2022-23 का मीरा पुरस्कार किसे दिया गया? तो 2023 का जो ये मीरा पुरस्कार था, एक महिला को दिया गया था और उस महिला का नाम क्या था? मुझे किसी का नाम दिखा नहीं है। तो आप कहोगे सर रति सक्सेना। रति सक्सेना को ये पुरस्कार दिया गया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। रति सक्सेना ने कौन सी पुस्तक लिखी जिसके कारण राजस्थानी साहित्य अकादमी ने मीरा पुरस्कार दिया था? तब आप कहोगे कि सर इनकी रचना है जिसका नाम है हंसी एक प्रार्थना। हंसी एक प्रार्थना लिखा था इन्होंने। ठीक है, अब देखिए इन्हीं सवाल का एक और सवाल बनता है आपके सामने। और सवाल क्या बनता है? सवाल ये बनता है कि राजस्थानी साहित्य अकादमी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान अध्यक्ष है दुल्लाराम सारण। क्या नाम है? दुल्लाराम सारण इसके वर्तमान अध्यक्ष है। ये भी आपको पता होना चाहिए। राजस्थानी साहित्य अकादमी द्वारा जो पत्रिका निकाली जाती है, उस पत्रिका का नाम भी पहले परीक्षा में पूछा गया है कि बताओ राजस्थानी साहित्य अकादमी में कौन सी पुस्तिका निकाली जाती है? तो आप कहते हो कि सर पुस्तिका का नाम है मधुमती। कौन सी मती? मधुमती है। लेकिन अगर आपसे सवाल पूछा जाता है कि मीरा पुरस्कार में कुल कितनी राशि दी जाती है, तो आप कहते हो कि सर मीरा पुरस्कार में राशि दी जाती है टोटल 75,000 रुपए कैश पेमेंट। कितना? 75,000 रुपए का चेक दिया जाता है मीरा पुरस्कार के बारे में। तो आपका करंट भी यहाँ पर क्लियर होता है और बेसिक भी आपका क्लियर होता है। ध्यान से सुनना, राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर, उदयपुर जिसकी स्थापना 1958 में हुई थी, इसका सर्वोच्च पुरस्कार मीरा पुरस्कार। मीरा पुरस्कार में 75,000 राशि दी जाती है। 2022-23 का मीरा पुरस्कार रति सक्सेना को दिया गया था। पुस्तक कौन सी लिखी थी? तो इन्होंने लिखी थी हंसी एक प्रार्थना। अध्यक्ष वर्तमान में दुल्लाराम सारण है और यहाँ से एक पत्रिका निकलती है जिसका नाम है मधुमती। अगला सवाल देखो, क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक कर लो। और अगला सवाल है ये वाला, क्या पूछा है? परवन निवाज आहू उजाड़ किस नदी की सहायक नदी है? बहुत तगड़ा सवाल पूछा है। राजस्थान के अंदर 3-4 नदियां हैं और उनकी हेल्पिंग रिवर आपको बतानी है। कौन कौन बताएगा भाई राजस्थान में इनकी हेल्पिंग रिवर के बारे में, यानी सहायक नदियों के बारे में? उम्मीद करता हूं कि सब सही बताएंगे, गलत कोई नहीं बताएगा। और उम्मीद करनी भी चाहिए क्योंकि आप तैयारी कर रहे हैं और आपकी तैयारी इतनी अच्छी तो होनी भी चाहिए कि कोई भी आपसे सवाल पूछे तो आप उसका एकदम तगड़ा वाला आंसर दे। चलिए अब आंसर बताने की कोशिश करिएगा, फिर मैं इसके बारे में 1 नहीं 3 नहीं 4 बातें बताऊंगा। बताइए बताइए बताइए। तो बी ऑप्शन बताया आप में से अधिकांश मेरे दोस्त ने कि सर काली सिंध बताया है। बिल्कुल काली सिंध। लेकिन आपको काली सिंध के बारे में ऐसी ऐसी बातें याद रखनी है जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। आपसे पूछा जाता है काली सिंध का उद्गम कहां से होता है, तो आप कहोगे सर इसका उद्गम होता है बागली गांव से। अब उद्गम होता है बागली गांव में, और बागली गांव कहां पर पड़ता है? तो आप कहते हो सर एमपी में पड़ता है। कहां पर पड़ता है? देवास एमपी के अंदर पड़ता है। देवास, देवास एक डिस्ट्रिक्ट है एमपी। ओके, अगला सवाल। सवाल आपसे पूछा जाता है कि राजस्थान में प्रवेश कहां से करती है? आप कहते हो सर नौनेरा से प्रवेश करती है। फिर आपसे सवाल पूछा जाता है, बताओ भाई, सवाल आपसे पूछा जाता है इसका समापन कहां पर होता है? तो इसका समापन होता है, सॉरी, राजस्थान में ये प्रवेश करती है बिंदा गांव से। ये बिंदा गांव झालावाड़ में पड़ता है। बिंदा गांव झालावाड़ में, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है। फिर आपसे सवाल पूछा जाता है कि समापन कहां होता है? नौनेरा में होता है। ये नौनेरा कोटा में, और नौनेरा कोटा में ये किस में समापन होती है? तो आप कहोगे सर ये चंबल में समाप्त होती है। फिर आपसे सवाल पूछा जाता है कि बताओ भाई इसकी कुल लंबाई कितनी है? तो आप कहते हो सर कुल लंबाई है
कुल लंबाई है वो है 278 किलोमीटर। कितनी है? 278 किलोमीटर है। लेकिन अगर पूछे कि भाई ये राजस्थान में इसकी लंबाई बताओ, तो राजस्थान में इसकी लंबाई है वो करीब करीब 175 किलोमीटर है। 145 किलोमीटर या 75 किलोमीटर है, दोनों में से एक सही है। फिर आपसे सवाल पूछा जाता है कि इसके ऊपर कौन सा बांध बना हुआ है। इसी नदी पर एक बांध बना हुआ है, हरीशचंद्र सागर बांध। हरीशचंद्र सागर बांध इसी नदी पर बना हुआ है। और इस बांध के बारे में आपको याद रखना है कि सर इस बांध के सबसे ज्यादा गेट है राजस्थान में, सबसे ज्यादा गेट वाला राजस्थान में सबसे ज्यादा क्या है भाई? गेट वो इसी के हैं, वो भी आपको पता होना चाहिए। आप कहोगे सर कितने गेट है, तो मैं कहूंगा सर 33 गेट है। कितने गेट है? 33 गेट है। ये भी आपको याद रखना होगा। आपको याद रखना होगा कि सर ये जो बांध है, इस बांध सर्वाधिक गेट है ना, सर्वाधिक 33 गेट है यहाँ। बाकी आपसे एक सवाल पूछा जाएगा कि सर ये नदी जोड़ो परियोजना का हिस्सा है, ये नदी जोड़ो परियोजना है ना, उसका भी हिस्सा है। और ये ERCP का भी हिस्सा है, पूर्वी राजस्थान नहर का भी ये क्या है? हिस्सा है। ये भी आपको पता होना चाहिए कौन सी नहर, कौन सी नदी? काली सिंध नदी। तो इस प्रकार से कोई भी सवाल पढ़ते हो तो आपका सवाल कभी गलत नहीं होता है। और आप लोग क्या करते हो? मजाक करते हो। अच्छा, इसके किनारे एक किला भी है, उसका भी नाम आपको पता होना चाहिए। किला कौन सा है? दुर्ग, गागरोन। इसी के किनारे स्थित है गागरोन का किला। आहू और काली सिंध के संगम पर, राहु और काली सिंध के संगम को क्या कहा जाता है? सामेल जी कहते हैं। तो इस टाइप के सवाल आप लोग पढ़ते हो ना, तभी कभी भी सवाल गलत नहीं होता है ना। और दूसरी चीज होती है कि टॉपिक पढ़ो तो ऐसा पढ़ो कि उस टॉपिक को कम से कम दूसरी बार नहीं पढ़ना पड़े। मेरे क्लास का एक ही मोटो होता है, एक ही उद्देश्य होता है कि जो सवाल आपके सामने लाऊंगा उस सवाल का इस प्रकार से पोस्टमार्टम करूंगा कि उस शब्द से रिलेटेड अगर आपसे कोई भी सवाल पूछ लेगा, अगर आप ढंग से इन सवालों को पढ़ोगे तो नींद में भी आप कहोगे नहीं, इसका राइट आंसर ये है। अगर यही डेडिकेशन और यही हार्ड वर्किंग रही आप लोगों की तो सफलता आपके कदम चूमेगी। और याद रख मेरे दोस्त, ये बात हल्के में नहीं लेनी है। दुनिया भर में जब आपके आसपास रिश्तेदार सिलेक्शन होते हैं, आपके दोस्त होते हैं, तो आप देखते हो कि व्हाट्सएप के मैसेज, इंस्टा की स्टोरी, आप हर जगह पे उन्हीं को देखते हो। तो आप लोग उनके स्टेटस को मेंटेन भी करते हो बाद में। तो अब आपके पास टाइम है, इतनी सारी वैकेंसी, अब आपको खुद का परमानेंट स्टेटस बनाना है। और एक दिन अपनी मेहनत आप जब रोल नंबर में देखोगे ना, तो आपकी आंखों में आंसू आएंगे और आपसे ज्यादा आपके माता पिता खुश होते हैं। कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति के घर में सरकारी, उसके परिवार में कोई सरकारी नौकर नहीं होता है, कोई बच्चा सरकारी नौकर बन जाता है जो बिल्कुल गरीब परिवार से, जिनके माता पिता मजदूरी बन करके कमाते हैं, तो उनके माता पिता की उम्र 10 साल वैसे ही बढ़ जाती है, क्योंकि माता पिता चाहते हैं कि मेरी औलाद कभी भी वो नहीं झेले जो हमने झेला है। इसीलिए अपने लिए नहीं तो अपने माता पिता के लिए सफल होकर दिखाना है। लेकिन एक चीज और है, सफलता की राह में एक चीज रोड़ा बनती है और वो बनती है नकारात्मकता। अपने विचारों को हमेशा पॉजिटिव रहिए, सकारात्मक रहिए, सकारात्मक लोगों के साथ रहिए। दोस्ती किताबों से रखिए, इश्क किताबों से कीजिए, मोहब्बत किताबों से कीजिए, प्यार भी किताबों से कीजिए। सब कुछ करना है वो किताबों के साथ कीजिए। किताबें कभी भी धोखा नहीं देगी, बाकी सब धोखा देंगे। माता पिता के बाद में अगर आपका कोई साथ देगी तो वो आपकी किताबें देगी, वही आपके फ्यूचर को मेंटेन करके रखेगी। पढ़ते रहिएगा, डटिएगा तगड़े तरीके से, क्योंकि जिस कोयले पर ताप और दाब लगता है वो हीरा बनता है। सोचकर समझिए, सवाल आपके दिमाग में है, जवाब भी आपके दिमाग में है। अच्छे से पढ़िएगा। बाकी कल फिर आप लोगों के बीच में आऊंगा तगड़े तरीके से, है ना। जय हिंद, जय भारत।